नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे स्कूल कल्चर के बारे में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लर्निंग कर्व मैगजीन के थ्रू, विच इज बीन इशूड बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल के रोल के बारे में। स्कूल जो है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है, जहां पर बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज दी जाती है, उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती है, एज वेल एज उनको वैल्यूज सिखाई जाती है। सो इन ऑर्डर टू मेक देम अ क्यूरियस एंड कीन लर्नर, वी हैव टू मेक देम अ बेटर पर्सन फॉर द सोसाइटी। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप कर सकते हैं स्कूल में। तो पहला एलिमेंट है पॉजिटिव एनकरेजमेंट। अगर बच्चों को हमें कुछ सिखाना है या समझाना है या उनसे डिसिप्लिन फॉलो करवाना है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम पनिशमेंट, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए। ये देखा गया है कि अगर बच्चों को एनकरेज किया जाता है तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू द सिचुएशन जब उनको पनिश किया जाता है उनके मिस्टेक्स के लिए या उनको कुछ समझाने के लिए। सेकेंड एलिमेंट है लर्निंग को रोट लर्निंग से हटा करके रियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना। अगर हम बच्चों को कोई कंसेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझाते हैं तो वो उनको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं और ज्यादा बेटर समझ पाते हैं एज कंपेयर टू द रोट लर्निंग प्रोसेस। थर्ड एस्पेक्ट है टीचर्स स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड लर्निंग। तो अगर हम बच्चों से कोई चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वही सेम स्कूल से एसोसिएटेड सारे मेंबर्स के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी अपना स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन रखे लर्निंग की तरफ, तो यही सेम टीचर्स को भी शो करना चाहिए। फोर्थ एलिमेंट है सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी मेंबर्स स्कूल के साथ एसोसिएटेड हैं, वेदर इट इज स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, अदर स्टाफ मेंबर्स, सभी के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए स्कूल को लेकर के। फिफ्थ एलिमेंट है टीचर एज रोल मॉडल। तो बच्चों के लिए टीचर्स ही उनके रोल मॉडल होते हैं। वो अपने टीचर्स को जैसा बिहेव करते देखते हैं वो भी वैसा ही सीखते हैं। तो टीचर को बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेशन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यही सेम चीज अप्लाई होती है टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ। जो प्रिंसिपल हैं उन्हें भी टीचर्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, येट प्रोफेशनल होना चाहिए, कि जो भी इश्यूज हैं उनको टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में ऐसा रिलेशन हो, इतना फ्रेंडली रिलेशन हो कि जो भी इश्यूज है टीचर्स प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, और इतना प्रोफेशनल हो कि जो प्रिंसिपल है अगर कोई ऑर्डर्स देने हैं या कोई काम करने हैं उनको प्रोफेशनली टीचर से करवा पाए। जब हम रोल मॉडल की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर टीचर को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बच्चों के सामने कि वो उनको एनकरेज कर सके। तो अगर हम किसी एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे अगर हम कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं, डांसिंग कंपटीशन करवा रहे हैं या सिंगिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, तो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली इन एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन होता है पार्टिसिपेट करने का, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस होने की वजह से कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत अच्छे से नहीं आता, वो पार्टिसिपेट नहीं करते और फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट पर टीचर्स को अपना रोल परफॉर्म करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उन्हें भी इक्वली स्टूडेंट्स की तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब टीचर भी परफॉर्म करेंगे इन एक्टिविटीज में तो बच्चों को ये एनकरेजमेंट मिलेगा कि हमारे टीचर्स भी कर रहे हैं तो हम भी पार्टिसिपेट करें। तो जो बच्चे पीछे रह गए, जिन्होंने कॉन्शियसनेस की वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अपने टीचर्स को देख के एनकरेज होकर के भी पार्टिसिपेट करें, और इस तरीके से एक ओवरऑल पार्टिसिपेशन सामने आएगा। कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा। देन सिक्स्थ एलिमेंट है सेंस ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो हर किसी को स्कूल के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। ऑल्सो अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज टीचर्स कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको प्रिंसिपल से वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए, और जो प्रिंसिपल है वहां पर उनको एक ऐसा एटीट्यूड शो करना चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म को भी एक पॉजिटिवली तरीके से फेस करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सेम गोज विद द टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो टीचर से प्रॉपरली कम्युनिकेट करे विद रिस्पेक्ट, और टीचर भी उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पॉजिटिवली ले और उसका एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो ये 6 एलिमेंट्स थे जिनको फॉलो करके हम स्कूल में एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इस बात की तरफ एम्फसाइज करती है कि हमें बच्चों को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, एक केयरिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, जहां पर उनकी क्यूरियोसिटी, सिंपैथी, एम्पैथी एनकरेज हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू डेवलप और व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ स्कूल कल्चर।
ये आर्टिकल लिखा मिस्टर हृदय कांत दीवान जी ने, जो कि एजुकेशन की फील्ड में पिछले 40 ईयर से काम कर रहे हैं और अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं। ये विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर में एजुकेशनल एडवाइजर भी हैं। तो अब हम बात करेंगे स्कूल कल्चर के नेचर एंड पर्पस के बारे में। अभी तक हमने देखा कि 6 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको यूज करके हम स्कूल में एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का नेचर क्या है और क्या पर्पस है, ये हम अभी बात करेंगे। बच्चों के लिए अगर हम देखें तो स्कूल उनका पहला सोशल एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर वो अलग अलग तरह के बच्चों से मिलते हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। टीचर से मिलते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं और अदर स्टाफ मेंबर से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो उनका सोशल ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चे पैसिव लर्नर नहीं होते कि उनको जो भी सिखाया जाए वो सब कुछ सीख जाए। एक सर्टेन एज पे आने के बाद वो ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है और क्यों पढ़ाया जा रहा है, और अगर इसका आंसर उनको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता तो वो थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं अचीव किए जा सकते। स्कूल को ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नॉर्म्स डेवलप करने चाहिए जिससे कि आइडेंटिटी डेवलप हो, जैसे कि ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म, देन मॉर्निंग असेंबली, पीटीएम एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से बच्चों का एक सोशल एक्सपीरियंस होगा और वो ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। सेकेंडली, कोई भी चीज़ हमारे बिहेवियर में तब आ पाती है जब हम उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर स्कूल के कोई नॉर्म्स हैं या रूल रेगुलेशन है, लाइक द यूनिफॉर्म या फिर कोई भी रेगुलेशंस, वो तभी आ पाएंगे जब हम उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे या फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर कोई न्यू टीचर स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म समझाए जाते हैं सो दैट वो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करे, और अगर वो उसको फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली तो ये उनके बिहेवियर में आ जाएगा। तो स्कूल में एक प्रॉपर कल्चर डेवलप करने के लिए हमें स्कूल के नॉर्म्स को ऐसे फॉलो करना है कि वो हमारे बिहेवियर में आ जाए, सो दैट हम एक प्रॉपर कल्चर डेवलप कर सके और वही सेम चीज़ देख करके बच्चे भी उन्हें फॉलो करें। स्कूल कल्चर और एम ऑफ एजुकेशन को देखा जाए तो ये को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल कल्चर है अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम एजुकेशन के एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। दे बेसिकली को एग्जिस्ट। तो अगर कोई इस चीज़ को देखे तो वो 2 कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इस चीज़ को समझ सकते हैं, जिसमें कि जो इनर सर्कल है वो कोर करिकुलम को डिपिक्ट करता है और जो आउटर सर्कल है वो एम्स और पर्पस ऑफ एजुकेशन को डिपिक्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें एक प्रॉपर स्कूल कल्चर डेवलप करना है तो हमें इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, एज वेल एज जो अदर एक्टिविटीज़ उनको सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम एक स्कूल कल्चर डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज जो एजुकेशन के एम है उसे भी मीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट है एजुकेशन के जो कि हम बच्चों को प्रॉपर स्कूल कल्चर से ही समझा सकते हैं, जैसे कि मॉरल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एजुकेशन। जब हम मॉरल एजुकेशन बच्चों को सिखाते हैं तो जो टिपिकल तरीका है समझाने का, उसमें हम बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना ही बताते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं बता पाते। सेकेंडली, हम उनको मॉरल एजुकेशन की बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें कि सिचुएशन बच्चों की एक्चुअल सिचुएशन से डिफरेंट होती है। तो अगर हमें बच्चों को मॉरल एजुकेशन सिखाना है तो हमें कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे सिचुएशंस देने चाहिए बच्चों को जहाँ पर हम जज कर सके उनको अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हमें उन्हें ऑनेस्टी सिखानी है तो हमें उन्हें एक एक्टिविटी के थ्रू अलग अलग सिचुएशन दें जहाँ पर हम ये जज करें और देखें कि वो किस तरीके से किसी वैल्यू को यूज करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। सेकेंडली, इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉलिटिकल एजुकेशन की, तो बात की गई है कि अगर हमें उन्हें पॉलिटिकल एजुकेशन समझाना है तो नॉर्मली सिविक्स जो सब्जेक्ट है उसके थ्रू हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन वो बच्चों को एक रियल एक्सपीरियंस नहीं देता है। तो अगर हमें बच्चों को पॉलिटिकल एजुकेशन सिखाना है तो स्कूल को एक पार्लियामेंट्री सेटअप की तरह ट्रीट किया जा सकता है, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करके जहाँ पे सभी इन्वॉल्व हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, अदर स्टाफ मेंबर्स हो, वो अलग अलग रोल प्ले कर सके। तो वहाँ पर बच्चे लीडरशिप और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे जो कि एक पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। लास्टली, स्कूल कल्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी एक्सेप्ट की जाए, जहाँ पर बच्चे क्वेश्चन कर सके और पूछ सके कि उन्हें क्या चीज़ समझाई जा रही है, क्यों समझाई जा रही है, सो दैट स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी डेवलप हो सके। तो ये बातें थी स्कूल कल्चर के नेचर के बारे में और उनके पर्पस के बारे में।
इस आर्टिकल को लिखा है मिस्टर प्रकाश अय्यर ने, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, और ये पढ़ाते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम थियोरी। तो अब हम बात करेंगे स्कूल एंड क्लासरूम कल्चर की डाइवर्सिटी के बारे में। हम स्कूल्स में, क्लासरूम में देखते हैं कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, सोशल डाइवर्सिटी होती है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है। तो स्कूल हैज टू मेक श्योर कि कोई भी बच्चा इन डाइवर्सिटी के बेसिस पर कोई बैकलैश फेस ना करे या लेफ्ट आउट फील ना करे। टीचर्स जो हैं उनको एक को एजेंसी बनानी चाहिए, जिसमें वो बच्चों से उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर उनसे इंटरैक्ट करे, जहां पर हर एक बच्चे को सुना जाए और लेफ्ट आउट फील ना करे। टीचर्स को इंक्लूसिव प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए, जहां पर हर एक बच्चे को हर किसी एक्टिविटी में इक्वली पार्टिसिपेट कराने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, जहां पर एक ग्रोथ माइंडसेट हो बच्चों के अंदर और वो कहीं पे भी लेफ्ट आउट फील ना करे। अगर क्लास में कोई बच्चा डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल सारे बच्चे राइट हैंडेड हैं और एक बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, तो टीचर हैज टू मेक श्योर कि वो उस डिफरेंस को नॉर्मलाइज करे क्लास में और बच्चा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेफ्ट आउट फील ना करे। समटाइम्स हम देखते हैं क्लास में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी लर्न कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी चीज सीखने में टाइम लग रहा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम बच्चों को कैटेगराइज कर देते हैं एवरेज स्टूडेंट में, गुड स्टूडेंट में, डल स्टूडेंट में। लेकिन हर बच्चे का किसी भी चीज को सीखने का अपना पेस होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम बच्चों को ये चीज नॉर्मलाइज कराएं कि कोई भी अगर स्लो पेस पे लर्न कर रहा है या फिर फास्ट पेस पर चीजों को समझ रहा है, ये उसके फंडामेंटल पार्ट है और वो कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है चीजों को सीखने की तरफ। तो जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं एवरेज, डल या गुड स्टूडेंट में, वो खत्म हो जाएगा और हर एक बच्चा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर्ट फील करेगा। उसको भी लगेगा कि हर बच्चे को सुना जा रहा है और कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें क्लासरूम में, स्कूल में जो डाइवर्सिटी है उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए और हर एक डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल में जेंडर बाउंड्रीज की। जब हम स्कूल में देखते हैं तो गर्ल्स एंड बॉयज जो हैं वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज इन प्लेग्राउंड अगर हम बात करें तो यूजुअली गर्ल्स जो हैं वो प्लेग्राउंड में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती, स्पोर्ट्स में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती एज कम्पेयर टू बॉयज, जो कि बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स में। वहीं अगर हम एक्टिविटीज देखें जैसे सिंगिंग एंड डांसिंग, तो वहां पर बॉयज बहुत लेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो गर्ल्स है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है। अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बॉयज वहां ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जहां पर लीड करना होता है या फिर डिसीजन मेकिंग होता है। ऐसी एक्टिविटीज जब स्कूल में होती हैं और फीमेल्स ज्यादा वहां इन्वॉल्व होती है, लाइक द केयरिंग एटीट्यूड, या फिर जैसे हम बात करेंगे क्लास को मॉनिटर करना, है ना, इन चीजों में हम गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखते हैं। तो स्कूल के लेवल पर भी हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर गर्ल्स एंड बॉयज डिफरेंटली बिहेव करते हैं और एक्टिविटीज में डिफरेंटली शो करते हैं अपना अटेंशन। जैसे कि अगर स्पोर्ट्स में आए तो बॉयज ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, अदर कल्चरल एक्टिविटीज आई तो गर्ल्स ज्यादा इन्वॉल्व होगी, लेकिन इक्वल पार्टिसिपेशन दिखाई नहीं देता। तो जब हम स्कूल कल्चर डेवलप करने की बात करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वेदर इट इज गर्ल और बॉय, वो इक्वली पार्टिसिपेट करें और वहां पर कोई डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है और बॉयज ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर टीचर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो गर्ल्स को भी मोटिवेट करे, सो दैट जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है वो भी बॉयज के कंपैरेटिवली इक्वल हो। सो स्कूल हैज टू मेक श्योर कि जो जेंडर बायसनेस है वो चीज खत्म हो, एक ऐसा कल्चर डेवलप हो स्कूल के अंदर जहां पर कोई भी एक्टिविटी हो, डिस्पाइट ऑफ द जेंडर इक्वल पार्टिसिपेशन हो गर्ल्स एंड बॉयज का। बाउंड्री का ये आर्टिकल लिखा है निधि गुलाटी मैम ने, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं एंड शी डील्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन पॉलिसी एंड पेडागोजी। तो नेक्स्ट बात करते हैं नर्चरिंग क्यूरियोसिटी इन द क्लासरूम। हमने जनरली देखा है कि बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और वो उसका आंसर कंटिन्यूअसली सीख कर रहे होते हैं। अगर उनको क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाते हैं तो वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर टॉपिक में।
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि कैसे हम बच्चों की क्यूरियोसिटी को बनाए रख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास बच्चे क्वेश्चन लेकर के आते हैं या फिर किसी टीचर के पास क्वेश्चन लेकर के जाते हैं, तो एक तरीका ये है उनके आंसर करने का कि हम उनको काउंटर क्वेश्चन करें। मतलब अगर किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर देने के बजाय काउंटर क्वेश्चन करें, और वो काउंटर क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें उसके आंसर का हिंट छुपा हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा जो है उस हिंट को यूज करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेगा और उसकी क्यूरियोसिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, जब हम क्वेश्चन आंसर करने की बात करते हैं, बच्चों की जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो उस पॉइंट पर एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सिलेबस भी बहुत सारा है और हमें बच्चे के सारे क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं, तो हम किस चीज को प्रायोरिटी दें। उस पॉइंट पर टीचर जनरली सिलेबस को प्रायोरिटी देते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एक क्वेश्चन बॉक्स बनाया जा सकता है। सपोज हर क्लास में एक क्वेश्चन बॉक्स बना के रख दिया जाए और बच्चों को बोला जाए कि उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपने नेम के थ्रू उस क्वेश्चन बॉक्स में डाल दें। अब टीचर को अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाना है और उसमें सपोज उन्होंने 10 डेज का टाइम लिया है, तो वो 10 डेज का टाइम जनरली ऐसा होता है जिसमें बफर टाइम भी इंक्लूडेड होता है। सपोज अगर वो चैप्टर 7 दिन में खत्म होने वाला है तो टीचर जनरली 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि किसी वजह से अगर क्लास ना हो पाए तो उस बफर टाइम में हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो यहाँ पर टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि वो इतना टाइम लेकर के हर चैप्टर में चले जहां पर चैप्टर खत्म होने के बाद 1 से 2 दिन टीचर के पास हो। अब उसमें क्या किया जा सकता है कि जब भी चैप्टर खत्म हो उसके बाद वो क्वेश्चन बॉक्स जो है वो ओपन किया जाए और बच्चों के क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर्स रीड आउट करना शुरू करें और क्लास में डिस्कस करें। तो वहां पर क्या होगा कि बच्चों ने अपने नाम भी लिखे हैं और क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और उनके क्वेश्चन जो है वो टीचर डिस्कस भी कर रहे हैं। तो हर एक बच्चे को हर्ड फील होगा, हर एक बच्चे को ये महसूस होगा कि टीचर उनके क्वेश्चन को आंसर कर रही है, उनको अटेंशन दे रही है, और हर एक बच्चे को उनके क्वेश्चन का आंसर जब मिलेगा तो क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहेगी और वो उतना ही ज्यादा अटेंटिव होंगे। जैसे कि अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये होमवर्क करना है, जो भी हमने उनको होमवर्क दिया, टास्क दिया है कंप्लीट करके लाने के लिए, और उसके बाद अगर हम उनको बोले कि हम आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बॉक्स जो है वो ओपन करेंगे और हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। बच्चे अटेंटिवली अपना टास्क जो उनको असाइन किया गया वो कंप्लीट करेंगे और फिर क्लास में आएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहेगी। टीचर उनके क्वेश्चंस का आंसर करने वाले, और जब रिपीटेडली ये एक्टिविटी क्लास में होगी तो हर एक बच्चा जो है वो अटेंटिव रहेगा और अटेंशन पे करेगा। जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यूजुअली देखा जाता है कई बच्चे डर जाते हैं कि टीचर नाराज हो जाएंगे या फिर उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, तो वो क्वेश्चंस पुट अप नहीं करते। तो स्कूल में एक ऐसा कल्चर भी होना चाहिए जहां पर बच्चों को ये फ्रीडम हो कि वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बिना किसी डर के इजीली टीचर से पूछ सके। तो इस तरीके से हम क्यूरियोसिटी को स्कूल में नर्चर कर सकते हैं। This article has been written by Anag Purandre, who is a teacher at Azim Premji University, Bangalore, and as a biology teacher, his interest lies in how student learn science and the scientific phenomena. The next बात करते हैं culture of inclusion. जब हम स्कूल कल्चर की बात कर रहे थे तो हमने डाइवर्सिटी की बात की थी, जहां पर हमने अलग अलग डाइवर्सिटी को क्लासरूम में, स्कूल में एक्सेप्ट करने की बात की थी, सो दैट इट बिकम्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट और वहां पर वो लेफ्ट आउट फील ना करे। तो सेम चीज की हम अभी यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां पर बच्चों को इंक्लूडेड फील हो और लेफ्ट आउट फील ना हो और जो डिफरेंस है वो एक्सेप्ट करा जा सके। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक टीचर है वो अपने क्लास में 3rd क्लास में ईवीएस पढ़ा रहे होते हैं और चैप्टर होता है एंड्स पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से और वो बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि आप बताइए कि आपने एंड्स के बारे में आज तक क्या क्या देखा है, क्या क्या जानते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें बताते हैं एंड्स के बारे में। वहीं पर वो देखते हैं कि क्लास में 2 बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। जनरली देखा जाता है कि जब कोई टीचर कोई लेक्चर शुरू कर रहा होता है या टॉपिक पढ़ा रहा होता है और कोई बच्चा आपस में बात कर रहा होता है तो उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डांटा जाता है या पनिश किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमने इनिशियली बात की थी पहले एलिमेंट की,
कि एनकरेजिंग अ पॉजिटिव कल्चर, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको डांटने या पनिश करने के बजाय टीचर ने क्या किया, उन्होंने उन्हें उससे बुलाया और पूछा कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो बच्चे आपस में बात कर रहे थे उनमें से एक स्टूडेंट को उन्होंने बुलाया और उसने ये बताया कि एक्चुअली में जो हमारा कल्चर है उसमें हम एंट्स को खाते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट चीज थी बाकी बच्चों के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई बच्चा ऐसे किसी डिफरेंट डाइवर्सिटी मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी से आता है और उसके वहां पर अगर कोई डिफरेंट चीज परफॉर्म करी जा रही होती है तो वो यूजुअली लेफ्ट आउट फील करता है, क्योंकि वो चीजें उतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती अदर स्टूडेंट्स के साथ। तो इस पॉइंट पर टीचर ने क्या किया, वो उसे बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप किस तरीके से जो ये एंट है उसको एज अ फूड कंज्यूम करते हो। तो वो प्रोसेस बताते हैं और फिर उस स्टूडेंट को टीचर वापस अपनी सीट पर भेज देते हैं। उसके बाद जो टीचर है वो इस चीज को, इस इश्यू को ऐसे एड्रेस करते हैं कि जो एंट्स हैं उनमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और उसको अगर हम कंज्यूम करें तो हमें डिफरेंट एंड डिफरेंट जो वाइटामिन्स है या मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे उस बच्चे को लेफ्ट आउट फील ना करा के उसको इंक्लूडेड फील कराया गया। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप्स यूज करके जो बच्चे हैं उन सभी को इंक्लूडेड फील करा सकते हैं, क्लासरूम को एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहां पर हर एक बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट करे और लेफ्ट आउट फील ना करे। This article is written by Ananya Banerjee, who is a resource person at Azim Premji University, और इससे पहले वो वेस्ट बंगाल में जेवियर्स कॉलेज में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाती थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल को एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट बनाने का। तो बात क्या होती है कि हम जनरली जब भी देखते हैं कि बच्चों को हमें कुछ भी डिसिप्लिन सिखाना हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो या कोई भी चीज उनसे करवानी हो, तो वहां पर हम अगर उन्हें फोर्सफुली चीजें करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजिलियंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें उन्हें कोई डिसिप्लिन सिखाना है, नॉर्मली उनको डांट दिया जाता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है, तो वो उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं एम्बेडेड हो जाता है और वो थोड़े से रिबेलियस होने लग जाते हैं। जैसे कि होमवर्क करके नहीं आते हैं, नहीं आएंगे, क्लास में अटेंशन पे नहीं करेंगे या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। जैसा कि हमने इनिशियली बात की थी जब हमने 6 एलिमेंट्स देखे थे क्लासरूम में या स्कूल में एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप करने का, तो जो पहली चीज थी वो थी पॉजिटिव एनकरेजमेंट, जहां पर हमने ये बात की कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है जब हम उनको एनकरेज करते हैं एज कम्पेयर टू जब उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो स्कूल भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को मिले, प्रोवाइड करे जहां पर बच्चों को सेफ फील हो, वहां पर उनको वैल्यूड फील हो, उनको डर ना लगे स्कूल में आने के लिए। नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका टिपिकल थॉट यही होता है कि अगर हम बच्चों को डांटेंगे नहीं, उनको हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो बच्चे वैल्यू नहीं करेंगे चीजों को, किसी भी चीज को सीखेंगे नहीं। लेकिन अब स्कूल जब वो आते हैं बच्चे, तो एटलीस्ट स्कूल में उनको वहां आकर के डर ना लगे। बेसिकली अगर हम उनको वहां पे भी डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, नॉर्मली ये चीजें बच्चे घर में फेस कर ही रहे होते हैं, लेकिन अगर स्कूल में भी आकर के वो सेम चीजें फेस करेंगे तो वहां पर वो अपने आप को पीछे खींचने लग जाएंगे, वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, वो स्कूल में आने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, एब्सेंट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको वही रिस्ट्रिक्शन, वैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां उनको आने से डर लग रहा है, उनको सेफ फील नहीं हो रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको वैल्यू नहीं किया जा रहा। तो स्कूल में, क्लासरूम में इस तरह का कल्चर होना चाहिए जो कि बच्चों के लिए नॉन थ्रेटनिंग हो, उनको वहां आकर के डर नहीं लगना चाहिए, उनको उनका मन करना चाहिए आने के लिए, वो खुश होकर स्कूल आए। स्कूल हैज टू बी अ हैप्पी प्लेस फॉर देम। तो यहाँ आर्टिकल में बात की गई है कि जब इनिशियली ऐसा क्लासरूम कल्चर या स्कूल कल्चर डेवलप करा जा रहा था तो एक सेटअप किया गया जहां पर बच्चों को पहले तो प्लेग्राउंड में भेजा गया खेलने के लिए। देन जब क्लास का टाइम हुआ तो टीचर ने सिंपली बच्चों को बताया कि अभी क्लास का टाइम हो गया है और आप सभी क्लास में आ जाइए। तो वहां पर देखा गया कि सिर्फ 10-20% बच्चे ही क्लासरूम आए क्लास अटेंड करने के लिए और बाकी बच्चे अभी भी प्लेग्राउंड में खेलते रहे। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर स्कूल में ऐसा सिचुएशन है तो बच्चों को डांटा जाता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है कि आप क्यों नहीं आए टाइम से क्लास में, आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।
अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि हम कैसे बिना डांटे, बिना पनिशमेंट दिए बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाए कि अब अगर क्लास का टाइम है तो वो प्रॉपरली क्लास में आए और क्लास अटेंड करे। तो टीचर्स ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। उन्होंने क्लास के अंदर जो बच्चे क्लास में आ गए उनके साथ कुछ एक्टिविटीज करनी शुरू की, स्टोरी टेलिंग करना शुरू किया, TLMs दिखाने शुरू किए। तो जो बच्चे बाहर खेल रहे थे, जो क्लास में नहीं आए, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान दिया और धीरे धीरे करके ऐसा होने लगा बाय द कोर्स ऑफ टाइम कि सारे बच्चे इंटरेस्टेड होने लगे, क्योंकि क्लास के अंदर भी इतनी इंगेजिंग एक्टिविटीज हो रही थी कि उनको ऐसा लगा कि अगर हमारा अभी क्लास का टाइम है तो हम अभी क्लास में जा करके पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट सेटअप हुआ, जहां पर हर बच्चा रिस्पॉन्सिबल होने लगा अपने होमवर्क को लेकर के, अपने क्लासरूम को लेकर के, बिना किसी पनिशमेंट के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और किस तरीके से नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट सेटअप किया जा सकता है, तो एक बहुत छोटी सी चीज है कि टीचर्स भी बच्चों के साथ लंच करें। यहाँ पर बच्चे बहुत कनेक्टेड फील करेंगे टीचर्स के साथ, अगर टीचर्स भी बच्चों के साथ लंच कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर कोई चैप्टर पढ़ाना है या फिर अगर फ्री पीरियड है टीचर के साथ, तो एक दूसरे सेटअप में लेकर आए, जैसे कि गार्डन में लेकर के जाए टीचर्स, वहां नेचर वॉक हो, बच्चे ऑब्जर्व करे, अपने क्वेश्चंस पूछे टीचर से, टीचर्स उनके आंसर दे। तो ऐसे करके एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा और क्लासरूम कल्चर और जो स्कूल कल्चर है वो थोड़ा सा नॉन थ्रेटनिंग की तरफ जाएगा, जहां पर बिना डांटे, बिना पनिशमेंट दिए हम बच्चों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे हैं कि कैसे वो अपनी पढ़ाई को, कैसे अपने डिसिप्लिन को वो फॉलो करे और रिस्पॉन्सिबल बने। देन बात आती है कि हम और क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को सेफ फील हो, उनको वैल्यूड फील हो। तो यहाँ पर आती है टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हर बच्चे पे इक्वल अटेंशन पे करे। जैसे सपोज अगर 30 या 35 स्टूडेंट की क्लास है और वहां पर जो क्लास टीचर है वो हर एक बच्चे पे इक्वल अटेंशन पे करे, हर एक बच्चे के बारे में उनको पता हो, क्योंकि 1 साल का टाइम होता है और आपके पास 35 to 40 मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं और वो आपके साथ 1 साल तक रहते हैं। जो क्लास टीचर है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक बच्चे को जाने, उनके इंटरेस्ट के लेवल पर जाके कनेक्ट करें। जैसे हमने बात की थी कि स्कूल में हम डाइवर्सिटी देखते हैं, बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो सबका कल्चरल डिफरेंस अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, हर चीज अलग होती है। तो हमने बात की थी कि अगर कोई चीज डिफरेंट है तो उसको हमें पार्ट बनाना है, फंडामेंटल पार्ट बनाना है, जहां पर बच्चे जो है वो इस चीज में फेस ना करे कि कोई बहुत अच्छा बच्चा है, कोई एवरेज है, कोई डल है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये चीजें खत्म हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस डिफरेंस को खत्म करे, वो हर बच्चे से इंडिविजुअली लेवल पे कनेक्ट करे, हर एक बच्चे के बारे में जाने, सो दैट बच्चे वहां पर इमोशनली ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स टीचर्स के पास रख पाएंगे और उनको भी लगेगा कि उनको वैल्यू किया जा रहा है। तभी वो एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे सिचुएशन से आ रहे होते हैं जहां पर वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको डांट दिया जाए या फिर उनको पनिशमेंट दी जाए, ये कंडीशन को और वर्स बना देता है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि वो हर एक बच्चे से इमोशनली कनेक्ट करे, हर एक बच्चे के बारे में जाने, वो ये जाने कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके घर पे क्या चीजें हो रही है, वो क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, सो दैट वहां पर बच्चों को वैल्यूड फील हो। सो हम जितना ज्यादा जानेंगे, द मोर वी नो, द मोर सेंसिटिव वी बिहेव विद द चिल्ड्रन। तो हमें हर बच्चे के बारे में इंडिविजुअली पता होना चाहिए। सेकेंडली, टीचर्स को जैसे गर्ल्स इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन होना चाहिए विद द स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, विद द पेरेंट्स, सो दैट वहां पर एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। There is also a need to create supportive and encouraging environment. तो ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चों को जहां पर उनको हम एनकरेज कर सके। बेसिकली हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि सभी के सभी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं सब में इक्वली पार्टिसिपेट करे। अगर कोई बच्चा अपने आप को पीछे खींच रहा है, वो अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करने में इन्वॉल्व करना चाह रहा है, तो उस पॉइंट पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को जाने, उनसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, कि वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, और उसको एनकरेज करे ताकि वो पार्टिसिपेट करे। इससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। देन उनको प्रॉपर स्पेस देना क्वेश्चन पूछने के लिए।
नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चे डर जाते हैं अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और उनको कोई डाउट आ रहा है, तो वो इस डर से क्वेश्चन नहीं पूछते कि शायद उनको डांट पड़ेगी या टीचर उन्हें पनिशमेंट दे देंगे। तो हमें वहां पर बच्चों को एक सेफ स्पेस देना चाहिए जहां वो प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सके। जो टीचिंग अप्रोच है वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। जैसे अगर कोई चैप्टर पढ़ाना है या कुछ भी समझाना है, तो हमें सबसे पहले उसको डिस्कस करना चाहिए कि बच्चों के ऑलरेडी क्या क्या एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड। एक प्रॉपर डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन हो, जहां पर हर एक बच्चा अपना थॉट पुट अप कर सके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो भी प्री रिक्विजिट नॉलेज है उनके पास। तो एक सेफ स्पेस देना क्वेश्चन करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो डिस्कस कर सके। इस तरीके से हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, जहां पर जो क्लासरूम और स्कूल कल्चर है वो एक नॉन थ्रेटनिंग सेटअप रहेगा, जो बच्चों को आने में अच्छा फील होगा, वो खुश होंगे और उन्हें आने से डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्कूल वेयर पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व्ड। तो स्कूल जो है वो सिर्फ बच्चों और टीचर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर पेरेंट्स, कम्युनिटीज सभी को इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एक बेटर सस्टेनेबल स्कूल कल्चर डेवलप कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। नॉर्मली पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है कि हमने अगर बच्चे को स्कूल भेज दिया है तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होती है, टीचर्स की होती है, बट दिस इज रॉन्ग। पेरेंट्स को भी बच्चों की तरह, टीचर्स की तरह स्कूल में इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रख सकते हैं टाइम टू टाइम, जहां पर हम पेरेंट्स को हर एक चीज से अवेयर कराएं कि स्कूल में क्या चीजें चल रही हैं और स्कूल में क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, जहां पर पेरेंट्स भी अपने आप को इन्वॉल्व फील करेंगे कि स्कूल की सिचुएशंस में उनको इन्वॉल्व कराया जा रहा है और उनके भी सजेशंस सुने जा रहे हैं। इसके अलावा हम पेरेंट्स को करिकुलर सपोर्ट दे सकते हैं, जहां पर हम उनको ये बताएं कि उनका चाइल्ड जिस भी ग्रेड में पढ़ रहा है उस ग्रेड से क्या एक्सपेक्टेशन है और किस अप्रोच से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इससे पेरेंट्स को भी ये इन्वॉल्वमेंट फील होगा कि उन्हें भी पता चलेगा क्या अप्रोच स्कूल में यूज कर रहे हैं और ये चीज उनको बताई जा रही है। दैट मीन्स वो उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने बच्चे की तरफ और स्कूल की तरफ। सेकेंडली, उनको बताया जाए कि बच्चों को कहाँ पर हेल्प चाहिए, किस तरीके से वो टाइम निकाल करके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो पेरेंट्स भी अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे बच्चों के साथ स्कूल में, उन्हें भी पता चलेगा कि स्कूल में क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बिल्डअप होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो हम पेरेंट्स के लिए कंडक्ट कराएंगे उसमें स्टोरी टेलिंग, करिकुलर सपोर्ट के अलावा हम ऐसे इवेंट्स भी कर सकते हैं जहां पर हम गुड हैबिट्स सिखा रहे हैं पेरेंट्स को। गुड हैबिट्स जैसे कि क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड कैसे होते हैं, क्या नहीं होता, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये चीजें बताएं, सो दैट पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये चीजें कम्युनिकेट करें और उनका इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर सके स्कूल के। तो अब हमने बात की कि पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद हम कम्युनिटीज की बात करते हैं कि हम उनको कैसे स्कूल में इन्वॉल्व करें। तो इसके लिए हम अलग अलग इवेंट करा सकते हैं, जैसे कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स डे करवा सकते हैं, हम बाल शोध मेला, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जहां पर आसपास के स्कूल्स को भी इन्वाइट किया जाए। सेकेंडली, जो पेरेंट्स हैं वो भी आए, जो आसपास के जो विलेजेस है या जो भी एडजॉइनिंग विलेजेस या सिटी है वहां भी इनविटेशन जाए, वहां से भी लोग आए। तो इस तरीके से अलग अलग लोग आकर के स्कूल में इन्वॉल्व होंगे, स्कूल को देखेंगे, एक कल्चर डेवलप होगा। बच्चों को भी जो सोशल एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होगा। वो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स या जो दूसरे स्कूल्स हैं वहां के बच्चे सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं और सब किस तरीके से वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं चीजों से। तो एक बेटर कल्चर यहाँ पर डेवलप हो पाएगा, कम्युनिटीज भी यहाँ पर आकर इन्वॉल्व हो पाएंगी। इसके अलावा हम पेरेंट टीचर मीटिंग कर सकते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल में स्कूल में होनी चाहिए और हमें इंश्योर करना चाहिए कि हर मीटिंग को पेरेंट्स अटेंड करें। देन हम कम्युनिटी लर्निंग सेंटर सेटअप कर सकते हैं जिसमें कि आफ्टर स्कूल जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सभी किसी न किसी एक्टिविटीज के थ्रू इन्वॉल्व हो। ये कुछ कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन सेंटर्स पे, जहां पर पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, टीचर्स हों और बच्चे भी हों। आफ्टर स्कूल कुछ एक्टिविटीज कराई जाए ताकि एक बेटर इन्वॉल्वमेंट हो सभी का।
देन हम नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं जिसमें टीचर्स और बच्चे इन्वॉल्व हो, और ये बच्चे जो हैं विलेज में या फिर जो भी जगह है वहां पर अलग अलग जगह पर जाके परफॉर्म कर सके, जहां पर कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी स्कूल के साथ। देन हम समर कैंप्स करवा सकते हैं। नॉर्मली जो हॉलीडेज होते हैं जैसे समर हॉलीडेज हो गए जो कि काफी लंबा गैप होता है, तो इसमें बच्चों को हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाता है और वो बहुत एक टिपिकल तरीके से उसको कंप्लीट करके लेकर आते हैं, वो चेक होता है, सबमिट होता है, दैट्स इट। लेकिन अगर हम इन हॉलीडेज में समर कैंप्स कराते हैं तो इसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं। देन हम दूसरे स्कूल्स को भी इन्वाइट कर सकते हैं, वहां के बच्चों को इन्वाइट कर सकते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग स्कूल इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो एक एनवायरनमेंट जो है वो बेटर कल्चर देगा, बच्चों को एक एक्सपोजर मिलेगा। तो ये कुछ तरीके थे जिसको फॉलो करके हम पेरेंट्स, कम्युनिटी सभी को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि सब रिस्पॉन्सिबल हो स्कूल की तरफ, ना कि सिर्फ बच्चे और टीचर्स, और एक स्ट्रॉन्ग कल्चर डेवलप हो सके स्कूल का। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग स्कूल, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज, ये आर्टिकल लिखा अर्देंदु शेखर दास जी ने, जो कि प्रिंसिपल हैं अजीम प्रेम जी स्कूल छत्तीसगढ़ के। ये पहले रिसोर्स पर्सन थे अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में। ही हैज अ मास्टर इन मैथमेटिक्स एंड ही इज क्लोजली वर्किंग विद मैथ्स टीचर्स ऑन मैथ्स रिलेटेड इशू। नेक्स्ट इज टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग। रीडिंग को हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के साथ एसोसिएट करके लिमिटेड नहीं रह सकते। रीडिंग जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, हीलिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। कई लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो रीड करना पसंद करते हैं, जिससे कि उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि स्कूल के अंदर भी एक ऐसा ही रीडिंग का कल्चर डेवलप हो। क्या होता है कि अगर हम रीड करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखते हैं, हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है। जब हम कंटिन्यूअसली रीड करते रहते हैं तो वोकैबुलरी इनहैंस होने के साथ साथ हम सेंटेंसेस को पढ़ना और समझना सीख जाते हैं। हमें ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से किसी चीज को लिखा गया है। हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाती है, और इमेजिनेशन स्ट्रांग होने के से क्या होता है कि बच्चे सोच पाते हैं। अगर वो प्रॉपरली सोच पाएंगे, अब क्योंकि वो रीड कर रहे तो उनकी वोकैबुलरी अच्छी हो ही रही है। सेकेंडली उनको सेंटेंस फॉर्मेशन आ रहा है, और अगर ये आ पा रहा है तो बेटर इमेजिन कर पा रहे हैं। बेटर इमेजिन करने से क्या हो रहा है कि वो अपने थॉट्स इंटरप्रेट कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें लिखना भी आएगा धीरे धीरे। और फिर वहां पर क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन है अगर उनसे पूछा गया, अगर उनको वो कंसेप्ट आता है तो वो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का आंसर अपने ही वर्ड्स में लिख पाएंगे, जहां पर हम रोट लर्निंग को रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं जिसको वो लर्न कर लेते हैं और एज इट इज एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं। लेकिन अगर वो खुद से लिखना सीखते हैं, खुद अपने थॉट्स इंटरप्रेट कर पाते हैं, तो वहां पर वो रटने वाली चीज जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। देन बात करते हैं कि कम्युनिटीज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम रीडिंग मेला ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां पर टीचर्स और जिस भी विलेज में या सिटी में स्कूल है वहां के लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सभी तो इन्वॉल्व है ही, तो एक गुड कल्चर रीडिंग का डेवलप हो सकता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि जो हम बुक्स बच्चों को प्रोवाइड करेंगे वो उनको डैमेज कर देंगे, तो यहाँ पर टीचर को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए कि उन्हें बुक्स को संभाल के रखना है, और अगर बाय चांस, बाय मिस्टेक किसी बच्चे से कोई बुक डैमेज हो जाती है तो टीचर्स को ही आपस में एक बुक रिपेयर सेंटर जैसा बनाना चाहिए, जहां पर वो इंडिविजुअली खुद बुक्स को रिपेयर कर सके, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो वो ठीक हो सके। और धीरे धीरे करके अगर हम बच्चों को समझाते रहेंगे, उनको बुक्स देते रहेंगे, तो एक रीडिंग का कल्चर भी डेवलप होगा। सेकेंडली जो ये हमारा फियर है कि बुक डैमेज हो जाएंगी या फिर उनको पढ़ने का टाइम नहीं है, सिलेबस ज्यादा है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाए। ये आर्टिकल लिखा है मिस मेलेडी ने, जो कि प्रोजेक्ट एसोसिएट है एकलव्य फाउंडेशन में। एकलव्य फाउंडेशन एक एनजीओ है भोपाल, मध्य प्रदेश में, एंड शी वर्क्स इन होलिस्टिक इनिशिएट टुवर्ड एजुकेशनल चेंज प्रोजेक्ट, एंड इन्होंने अपना MA कंप्लीट किया है अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप की। स्कूल जो है इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स और प्रिंसिपल और द मैनेजमेंट, लेकिन वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कम्युनिटी है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्कूल एज अ होल इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन एसोसिएटेड विद दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ऐसा एटीट्यूड रखें। कोई भी सिचुएशन है हमें उसे इस तरीके से टैकल करना चाहिए जहां पर हम स्कूल को अपना समझ करके काम करें। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए स्कूल के लिए, तभी हम एक बेटर कल्चर डेवलप कर सकते हैं। सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं स्कूल कल्चर के अंदर, इसके कुछ तरीके हैं। फर्स्ट इज नोइंग देयर चिल्ड्रन। जितने भी टीचर्स हैं उनको अपने क्लास में प्रेजेंट सभी बच्चों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उनका क्या सोशल बैकग्राउंड है, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली में क्या सिचुएशन है, वो क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्या उस बच्चे के वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन टीचर के पास होनी चाहिए। तो टीचर को बच्चों के साथ एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होना चाहिए ताकि वो उनको बेटर जान सके और उनको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके। सेकेंड इज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि पीयर लर्निंग होती है, बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। सेकेंडली, जब कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना या कुछ भी पढ़ाना होता है तो टीचर को एक प्रॉपर स्पेस देना चाहिए बच्चों को जहां पर वो अपने डाउट्स या क्वेश्चंस पुट अप कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके और फिर टीचर को उन सभी चीजों को साथ में लेते हुए रियल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कंसेप्ट्स को समझाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्टिव लर्निंग देखेंगे जहां पर क्लास का हर एक बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट करेगा। देन नेक्स्ट है मीटिंग पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो रेगुलर इंटरवल पर पीटीएम होनी चाहिए, जो कि हम अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं, सो दैट पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, उनको भी पता रहे कि बच्चों को किस अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस ग्रेड में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कहाँ पर बच्चों को पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पेरेंट्स के साथ शेयर करें, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें ताकि पेरेंट्स को भी पता हो कि स्कूल में क्या चीजें चल रही हैं और उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जहां पर हम बच्चों को फ्रीडम प्रोवाइड करें और डिस्क्रिमिनेशन ना करें, फ्री फ्रॉम ऑल द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम जनरली देखते हैं विलेजेस में कि सोशल बैकग्राउंड की वजह से, जेंडर या फिर कास्ट की वजह से काफी बच्चे स्कूल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये सारी चीजें बच्चों को फेस ना करने दें, डिस्क्रिमिनेशन ना हो और एक प्रॉपर फ्रीडम मिले सभी बच्चों को। देन नेक्स्ट है फाउंडेशनल स्किल। फाउंडेशनल स्किल्स क्या, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, ये सारी स्किल्स जो कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, वेदर इट इज एनी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, कुछ भी हो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मैथ्स का, मैथ्स में हम बोलते हैं कि इतनी ज्यादा लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर बच्चों का रीडिंग वीक है या फिर वो लिख नहीं पा रहे, तो हम सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चे जो क्वेश्चन है उसको रीड करके समझ नहीं पा रहे होते, उनको ये नहीं समझ में आता कि हम किस प्रॉब्लम में किस तरीके का अप्रोच यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर वो भी समझ जाते हैं, तो किसी भी तरीके से अगर वो क्वेश्चन समझ जा रहे हैं, तो फिर वो जो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं वो नहीं लिख पा रहे हैं। तो इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें बच्चों के फाउंडेशनल स्किल्स पर ध्यान देना होगा। देन कम्स स्टूडेंट सेंस ऑफ ओनरशिप। हमें बच्चों के अंदर ये फीलिंग डेवलप करवानी पड़ेगी कि दिस स्कूल्स बिलोंग टू देम, क्योंकि बच्चों को यूजुअली ऐसा नहीं लगता कि ये स्कूल उनका भी है, उनको सिर्फ एक ड्यूटी लगती है सुबह उठ करके स्कूल आना एंड देन चले जाना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की, अदर मेंबर्स की, पेरेंट्स की, ये फील करवाना बच्चों को कि स्कूल उनका है, उनका भी बिलोंग करता है, जिससे कि बच्चे स्कूल में उतना ही खुश होकर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे और रिस्पॉन्सिबल होंगे स्कूल को लेकर के। नेक्स्ट बात करते हैं हेड लीडरशिप की। जो स्कूल के हेड हैं, प्रिंसिपल, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल का क्या एम है और वो किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, और स्कूल में हमेशा टाइम टू टाइम वो इम्प्लीमेंटेशन होती रहे जिससे कि गोल अचीव किया जा सके। देन सेकेंडली, उनको टीचर्स के साथ ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए जो कि फ्रेंडली भी हो लेकिन प्रोफेशनलिज्म भी फॉलो हो वहां पर। इतना फ्रेंडली हो कि टीचर्स अपने प्रॉब्लम्स उनके पास लेके जा सके, और इतना प्रोफेशनल हो कि इमोशनल ना हो करके कोई बायसनेस शो किए बिना एक प्रॉपर प्रोफेशनल जजमेंट लिया जा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके।
देन जो प्रिंसिपल है उनको स्टूडेंट्स की तरफ एम्पैथेटिक होना चाहिए, टीचर्स की तरफ भी एम्पैथेटिक होना चाहिए। देन उनको गोल्स को मीट करने के लिए जो भी एम है एजुकेशन के या जो भी अदर करिकुलर एक्टिविटीज हैं स्कूल में होनी चाहिए, स्कूल के कल्चर को लेकर के हमेशा एक चेक रखना चाहिए। अगर क्लासेस में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए प्रिंसिपल को मेक श्योर करना चाहिए कि वो क्लास में जाकर के या कभी भी राउंड पे चले जाएं या किसी भी टाइम कॉरिडोर में जाएं और क्लासेस को चेक रख सके। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो वो पर्सनली टीचर से बात करे और उनसे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सके या उनको कुछ ऐसे सोल्यूशन सजेस्ट कर सके जहां पर जो प्रॉब्लम या जो कमियां दिखाई दे रही थी उनको ओवरकम किया। प्रिंसिपल को ये मेक श्योर करना चाहिए कि टीचर को वो सारी फैसिलिटीज है जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके ताकि वो अपना टीचिंग टास्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। देन लास्ट बात करते हैं टीम स्पिरिट की। तो जितने भी टीचर स्कूल के साथ एसोसिएटेड है वहां पर काम कर रहे हैं उनको एज अ टीम काम करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कोई बायसनेस कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। टीचर्स जो है वो एक दूसरे की हेल्प एक दूसरे की क्लास ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं कि अगर सपोज कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसको उस वक्त वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे सकती जो कि एक दूसरे ऑब्जर्वर को दिखाई दे सकती हैं। तो टीचर्स एक दूसरे की हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो दूसरा टीचर क्लास को आके ऑब्जर्व करे और देखे कि क्या प्रॉब्लम्स है। अगर क्लास बहुत ज्यादा पढ़ाने के बीच में भी शोर मचा रही है या फिर बच्चे बात नहीं मान रहे या अनअटेंटिव हैं तो दूसरा टीचर जो उस क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उन पॉइंट्स को नोट करके जो टीचर हैं उनको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो इस तरीके से टीचर्स एक दूसरे की हेल्प करते हुए स्कूल में एक बेटर कल्चर डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर टीचर्स एज अ टीम की तरह काम करेंगे तो जैसे हमने पहले बात की थी कि टीचर जो है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो बच्चे भी उनको देख के सीखेंगे और बच्चे भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। Next, we will talk about how students imbibe social and behavioral practices. तो फर्स्ट है ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन। सपोज हमें कोई एक्टिविटी स्कूल में कंडक्ट करवानी है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने एक्टिविटीज डिसाइड की, लिस्ट डाउन की, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए एंड देन वो एक्टिविटी कंडक्ट करवा दी। लेकिन यहीं पर हम एक ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जब हमें कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है तो हम वो सारे एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करें, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे और उसके बाद उसको बच्चों से डिस्कस करें, उनको बताएं कि सो एंड सो एक्टिविटी हमें कंडक्ट करवानी है तो क्या इसमें आपके कुछ इनपुट्स हैं। तो ऐसे में बच्चे भी कुछ चीजें सजेस्ट करेंगे, हो सकता है वो इम्प्लीमेंट करने से वो एक्टिविटी बेटर परफॉर्म करी जा सके। तो यहाँ पर बच्चों को एक ओनरशिप फील होगा, उनको वैल्यूड फील होगा कि उनको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो बच्चे होल हार्टेडली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। देन नेक्स्ट चीज है डिसिप्लिन। अगर हमें डिसिप्लिन लाना है, डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना है तो वहां पर भी हम कोई भी रूल और रेगुलेशन सेट करते हैं किसी भी चीज को लेकर के वो म्यूचुअल होना चाहिए, बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए एंड देन वहां पर हो कि हमने एक रूल डिसाइड किया है। जैसे सपोज अगर हमें म्यूजिक रूम में जाना है तो शूज उतार कर जाना है या कंप्यूटर रूम में जाना है तो शूज बाहर उतार के जाना है और वो शूज जो है शू रैक में प्रॉपरली अरेंज्ड हो। अब हमने ये रूल बनाया और इसको बच्चों के साथ डिस्कस किया, सभी को बताया और उनको बोला कि हमें ये फॉलो करना है। अब इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं उनके साथ हमने डिस्कस किया, उसमें हो सकता है बच्चे भी अपना कुछ इनपुट दें और उस सभी चीजों को यूज करके हम उस रूल को फॉलो करें। तो कभी अगर कोई बच्चा शूज उतार के रैक पे रखना भूल जाएगा या फिर वो शूज बाहर नहीं निकालेगा तो दूसरे बच्चे उसको समझाएंगे या बताएंगे। या कई बार ऐसा होता है जब हम इस चीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रोज इसको फॉलो करते हैं, तो वहां पर जो बच्चे हैं उन चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे। जैसे अगर कोई शूज रखना भूल गया रैक पे तो मे भी हो सकता है कोई दूसरा बच्चा वो शूज उठा करके रैक पे रख दे, तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी, डिसिप्लिन भी फॉलो करेंगे। देन अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो वहां पर भी जो रूल एंड रेगुलेशन है वो बच्चों के साथ ओपनली डिस्कस होना चाहिए सो दैट बच्चे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उन चीजों को ध्यान से फॉलो करें। उसके बाद हम बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस बताएंगे कि आप अगर कोई मटेरियल या कोई भी एक्टिविटी में चीजें यूज कर रहे हो तो उनको कितना कॉन्शियसली यूज करना है, वेस्टेज नहीं करना है। देन क्लासरूम को गंदा नहीं करना है। अगर हमें उनको क्लीनलीनेस सिखाना है, हम जनरली बोलते हैं कि क्लास को गंदा मत करो, लेकिन
यहाँ पर हम बच्चों के बिहेवियरल प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चों का पेयर बना दे और उनको डेज दे दे कि ये पेयर जो है ये आज के दिन या इन पर्टिकुलर डेज में क्लास में क्लीनिनेस का ध्यान रखेगा। तो हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व होगा और वहां पर वो उनके बिहेवियरल प्रैक्टिसेस में आएगा। देन लास्ट है फियरलेसनेस एंड फ्रेटर्निटी। तो जनरली क्या होता है बच्चों को कि उनको डर होता है फेल होने का और वो स्कैर्ड होते हैं, वो डरते हैं मिस्टेक करने से। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको पनिश किया जाएगा, उनको डांटा जाएगा, या अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उनका कोई डाउट होता है तो मे बी उस पे उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो हमें बच्चों को एक प्रॉपर स्पेस देना चाहिए डिस्कस करने के लिए, अपने क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए, और हमें उनके मिस्टेक्स पर उनको पनिश नहीं करना चाहिए। रादर हमें देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चीज के पीछे, उस मिस्टेक के पीछे क्या रीजन रहा था, सो दैट उनके अंदर से ये डर खत्म हो, वो थोड़े फियरलेस हो और वहां पर वो प्रॉपरली चीजों को एक्सप्लोर कर सके। क्योंकि जहां पर उनको फेल होने का डर हो जाता है, वो मिस्टेक करने से डरने लग जाते हैं, वहीं पर वो एक्सप्लोर करना स्टॉप कर देते हैं, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमने बात की थी उनको क्यूरियस बनाए रखने के लिए, क्वेश्चन बॉक्स की बात की थी, तो उसी तरीके से वो अपने डाउट्स लेकर आ रहे थे। वैसे ही हमें यहाँ पर बच्चों को एक पूरा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां वो डिस्कस करे चीजों को, अपने थॉट्स रखे, अपने प्रॉब्लम्स बताएं और चीजों को पॉजिटिवली सॉल्व करे, समझे और एक फियरलेस एटीट्यूड आए सो दैट वो हैप्पीली स्कूल में आ सके। तो बेसिकली इन सभी चीजों को हम अगर बच्चों के बिहेवियर में लेकर के आए तो वो सोशल और बिहेवियरल प्रैक्टिसेस को इम्बाइब कर लेते हैं। जैसे ओनरशिप हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, देन फियरलेसनेस एटीट्यूड हुआ। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं अगर वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली इन चीजों को, तो ये उनके हैबिट्स बन जाते हैं और हैबिट्स ही जो हैं वो बाद में एक कल्चर डेवलप करते हैं। तो बेसिकली टीचर्स को सबसे पहले, और जो टीचर स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल है, इन सभी को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं, जो हम बच्चे से फॉलो करवाना चाहते हैं, वो पहले खुद फॉलो करें। सेकेंडली, जब वो खुद कंसिस्टेंटली इन चीजों को फॉलो करेंगे तो ये उनकी हैबिट में आ जाएगा। एंड क्योंकि बच्चे टीचर्स को, सभी को अपने रोल मॉडल्स की तरह देखते हैं, तो बच्चे भी उन चीजों को फॉलो करेंगे और इन दी एंड ये सारी चीजें भी बच्चों की बिहेवियर में आ जाएगी। तो अगर हमें कुछ भी चीज, अगर हमें एक प्रॉपर कल्चर डेवलप करना है, डिसिप्लिन लाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है, तो जो भी रेगुलेशंस हैं उन सभी को हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे कि वो हमारी हैबिट फॉर्म कर सके। ये आर्टिकल लिखा उमा शंकर जी ने, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ 2003 से जुड़े हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, इन्वॉल्व इन मोबिलाइजिंग दलित्स, ट्राइबल्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फियर ऑफ मैथ्स। हमने जनरली देखा है कि बच्चों को मैथ्स एज अ सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बच्चे डरते हैं सब्जेक्ट से, भागते हैं, नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने के तरीके में प्रॉब्लम आती है। हम जनरली बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? हम काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, देन अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तरीका क्या है पढ़ाने का कि बच्चों को कोई अगर प्रॉब्लम समझानी है तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दी जाती है, स्टेप वाइज तरीके से समझा दी जाती है और बोला जाता है बच्चों को कि वो अपने नोटबुक में लिख ले। अब यहीं पर बच्चे धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट होने लग जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आती इन चीजों में, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाते वो प्रॉपरली। वहीं अगर वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाने की बात आती है तो जैसे अगर एडिशन करना है तो अगर बच्चों को ये बता दिया जाता है, कीवर्ड्स बता दिया जाता है कि अगर टोटल लिखा है तो आप ऐड कर दो, अगर एक के बारे में पूछा है तो डिवाइड कर दो, ज्यादा चीजों के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां पर वो वर्ड प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कीवर्ड्स ढूंढते रह जाते हैं। अगर उनको मिलता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन वो एक उस अप्रोच तक नहीं पहुंच पाते कि कैसे हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है और ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या डिमांड्स है क्वेश्चन। तो इस मैथ्स के फियर को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि हम बच्चों को उस लैंग्वेज में पढ़ाएं जिसमें वो कंफर्टेबल हो, ताकि उन्हें चीजें इजीली समझ में आ सके। देन हम बच्चों को ये बताएं कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पीछे। अगर वो धीरे धीरे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, तो उनको चीजें बेटर समझ में आएंगी। देन हम उनको कैसी एक्सरसाइज दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अगर हम एक्सरसाइज ऐसे बनाए जो एंगेजिंग हो, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए या रियल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हो, तो वहां पर जो मैथ्स को लेकर के इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी। देन रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज,
अब हमने बच्चों को कोई एक प्रॉब्लम समझा दिया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम उसको वहीं पर ना खत्म करें। हम बच्चों को ये बोले कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप इसके जैसे और क्वेश्चंस बनाएं। अब वहां पर क्या होगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खुद से क्वेश्चन डेवलप करना सीखेंगे। क्वेश्चन डेवलप करेंगे तो वो उसके सॉल्यूशंस भी बनाएंगे, तो वहां पर पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। बच्चे खुद से अगर क्वेश्चन क्रिएट करने लग जाते हैं, दैट मीन्स उनको कोई कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ। देन अगर बच्चा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक कर रहा है, तो वहां पर टीचर को डायरेक्टली आंसर ना बताने के बजाय वहां पर वो क्या कर सकते हैं, बच्चे से पहले डिस्कस करें कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या समझा, क्वेश्चन को किस तरीके से, किस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश की। हमें इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे खुद अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर सके, सो दैट उनको जो मिस्टेक की पॉसिबिलिटीज है वो समझ में आएगा। डायरेक्टली आंसर बता देंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे एक्चुअली में। देन सिलेबस कंप्लीट करवाने के चक्कर में हम कई बार बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, जो कि हमें कुछ एकम्प्लिश करके नहीं देता है। बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती और जैसे ही उनको समझ में आनी कम हो जाती है चीजें, वो डिसइंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। तो सिलेबस खत्म करवाने के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि हम जल्दी जल्दी बताएं। हमें बच्चों को एम्पल टाइम देना चाहिए चीजों को समझने के लिए। तो ये कुछ चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो बच्चों के अंदर जो मैथ्स को लेके फियर है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पर धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो मैथ्स को पसंद करने लगेंगे। तो अब हम बात करते हैं चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल इनिशिएटिव्स की, जिसके 5 डोमेन्स हैं। पहला, टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट। इसका पर्पस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो स्कूल में, बच्चे आए। और इसके जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के वो ये हैं कि स्कूल क्लीन हो, स्कूल में प्रॉपर लाइटिंग हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां बच्चे सेफ फील कर सके, उनको प्रॉपर एक्सेस हो, लाइब्रेरी, टॉयलेट्स एंड अदर जो भी चीजें हैं, जो बेसिक अमेनिटीज हैं उनकी। देन नेक्स्ट इज क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसका पर्पस होगा टू रिटेन द स्टूडेंट्स टू द स्कूल। और जो इसके इंडिकेटर्स होंगे डेवलपमेंट के वो ये होंगे कि बच्चों को फ्री एक्सेस हो लर्निंग की, जो भी चीजें उनको चाहिए लर्निंग से रिलेटेड वो सभी चीजें अवेलेबल हो क्लासरूम में, स्कूल में, और उन सभी चीजों का उनको इजी एक्सेस हो। कोई भी कॉर्पोरेट पनिशमेंट बच्चों को ना दी जाए। देन देयर इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये होगा बच्चों को चीजें सिखाने के लिए, लर्निंग स्ट्रेंथन कराने के लिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, रियल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर समझा करके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा के। देन हम बात करते हैं टीचर डेवलपमेंट की। इसका पर्पस होगा टू इंगेज द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब हम टीचर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टीचर्स को यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर है डेवलपमेंट के वो ये है कि टीचर को लेसन प्लान्स बनाने चाहिए। वो लेसन प्लान ऐसे होने चाहिए जिसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल हो कि क्या मेथडोलॉजीज होनी चाहिए पढ़ाने की, किस तरीके से वो चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या एक्टिविटीज होंगी, किस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जो TLMs हैं वो यूज करें। देन यहाँ पर जो चैलेंजेस है उनको डिस्कस किया जाए अदर टीचर के साथ, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, एनुअल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो। तो इस तरीके से हम ये जो 4th डोमेन है टीचर डेवलपमेंट का, इसको इनिशिएट कर सकते हैं स्कूल्स के। एंड द लास्ट इज पेरेंट पार्टिसिपेशन। तो इसका पर्पस रहेगा कि स्कूल कल्चर को मेंटेन रखना। तो जैसे कि हमने अभी तक बात की कि हमें एक प्रॉपर स्कूल कल्चर के लिए पेरेंट्स, कम्युनिटी, इन सभी को इन्वॉल्व रखना चाहिए। तो इसके इंडिकेटर्स होंगे डेवलपमेंट के कि हम रेगुलरली PTMs कंडक्ट करें, पेरेंट्स से मिले, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखें, जिससे कि एक प्रॉपर चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल इनिशिएटिव सेटअप हो सके। स्कूल में एक ओवरऑल लर्निंग इनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां पर माइग्रेशन रिलेटेड अगर कोई इशू है कि कोई बच्चा अगर किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है तो स्कूल में रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज जहां पर बच्चे आकर के रह सके। देन सेकेंडली अगर लैंग्वेज बैरियर है तो टीचर्स ये कोशिश कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत अदर लैंग्वेज भी सीखे जो बच्चों के लिए यूजफुल हो उनको समझने के लिए, सो दैट जो लैंग्वेज बैरियर है वो ओवरकम हो सके। देन फियर एंड नॉन थ्रेटनिंग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस हो, जो कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि अगर हम स्कूल में एक बेटर कल्चर चाहते हैं तो हमें बच्चों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जहां पर वो अपने थॉट, व्यूज या डाउट्स को एक्सप्रेस कर सके। जो भी उनको समझ में आता है या जो चीजें उन्हें नहीं समझ में आ रही है, मिस्टेक करने से ना डरे, सो दैट वो एक बेटर स्कूल कल्चर फॉर्म कर सके। तो ये कुछ बातें थी जिसको प्रैक्टिस करके स्कूल का कल्चर डेवलप होता है, जहां पर हर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो, ओनरशिप ले, रिस्पॉन्सिबल हो,
एंड देन जेंडर बाउंड्रीज ना हो वहाँ पर, कल्चर ऑफ इंक्लूजन हो, क्यूरियोसिटी को नर्चर किया जाए, बच्चों को नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट दिया जाए सो दैट बच्चे स्कूल आने में खुश हो, स्कूल उनके लिए एक हैप्पी प्लेस हो और वो स्कूल आने से डरे नहीं। इन चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम एक बेटर स्कूल कल्चर डेवलप कर सकते हैं।